हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा शर्मा आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 केंद्र सरकार। इसके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा का गठन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संसद के कार्य या संसद की शक्तियाँ। सबसे पहली शक्ति आती है वह है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ संसद का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वह होता है कानूनों का निर्माण करना। देश की आवश्यकता या जरूरतों के अनुसार संसद के द्वारा नवीन कानूनों का निर्माण किया जाता है। संसद के द्वारा ही उनको हमारे 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा केंद्र सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को है। देखिए 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय के ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाती है, वहां की विधानसभा मंडल। लेकिन केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण करने का कार्य संसद का है। केंद्र सूची पर तो कानून बनाती है, लेकिन जो हमारी समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लीजिए दोनों में किसी भी विषय के ऊपर मतभेद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी संसद है उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को ही मान्यता मिल सकती है। और विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर कोई भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी शक्ति आती है, वह आती है निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो देखिए संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि केवल निर्वाचित सदस्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये दोनों ही जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। केवल जो निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले लेते हैं। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी शक्ति है वह है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ और उस समय जिन कानूनों का निर्माण किया गया, हो सकता है समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें कई कानून ऐसे हैं जिनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये संशोधन संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत के आधार पर इनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि ज्यादा जो प्रभावी शक्ति होती है
वो लोकसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि वह जनता का लोकप्रिय सदन होता है और वह जनता की इच्छाओं के आधार पर ही संविधान में संशोधन का कार्य करता है। अब आती है हमारे पास चौथी शक्ति, वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां, देखिए वित्त विधेयक हमेशा संसद के द्वारा पारित किया जाता है और वित्त विधेयक के अंतर्गत लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में वह राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा के भी सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर पारित होने के बाद में उसको कानून का निर्माण, उसके ऊपर कानून बनता है। तो वित्त विधेयक में भी संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी तरीके से होती है प्रशासनिक शक्तियां। पांचवी है प्रशासनिक शक्तियां। देखिए जो हमारी कार्यपालिका है या जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वह लोकसभा में तब मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा बहुमत प्राप्त होता है। अगर लोकसभा के द्वारा बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। इसलिए कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कार्य लोकसभा का होता है। संसद के दोनों ही सदन जो मंत्रिमंडल है या हमारी कार्यपालिका है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। इस तरीके से उनके द्वारा या काम रोको प्रस्ताव में भी जो कार्य चल रहा है उनको उसी समय पर रोकने का आदेश दे सकते हैं। ये हमारी प्रशासनिक शक्तियां। अब आती है अन्य शक्तियां। तो अन्य शक्तियों के अंतर्गत अन्य शक्तियां यदि राष्ट्रपति के द्वारा देश के अहित में या देश के विरोध में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। और यदि दोनों सदनों के सामूहिक सदन के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये हो गई हमारी अन्य शक्तियां। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। ये हो गई हमारी व्यवस्थापिका और अगली बार पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को। प्रश्न 1, संसद की प्रशासनिक शक्तियां लिखिए। दूसरा है संसद के द्वारा मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है।
प्रश्न 3, वित्त विधेयक के बारे में बताइए। तो आपको ये तीनों प्रश्न के आंसर लिखने हैं और आपको इनको याद भी करना है। धन्यवाद। कई कानून ऐसे हैं जिनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये संशोधन संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत के आधार पर इनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ज़्यादा जो प्रभावी शक्ति होती है वो लोकसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि वह जनता का लोकप्रिय सदन होता है और वह जनता की इच्छाओं के आधार पर ही संविधान में संशोधन का कार्य करता है। अब आती है हमारे पास चौथी शक्ति, वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखिए, वित्त विधेयक हमेशा संसद के द्वारा पारित किया जाता है और वित्त विधेयक के अंतर्गत लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में वह राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा के भी सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर पारित होने के बाद में उसको कानून का निर्माण, उसके ऊपर कानून बनता है। तो वित्त विधेयक में भी संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी तरीके से होती है प्रशासनिक शक्तियां। पांचवी है प्रशासनिक शक्तियां। देखिए, जो हमारी कार्यपालिका है या जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वह लोकसभा में तब मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा बहुमत प्राप्त होता है। अगर लोकसभा के द्वारा बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। इसलिए कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कार्य लोकसभा का होता है। संसद के दोनों ही सदन जो मंत्रिमंडल है या हमारी कार्यपालिका है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। इस तरीके से उनके द्वारा या काम रोको प्रस्ताव में भी जो कार्य चल रहा है उनको उसी समय पर रोकने का आदेश दे सकते हैं। ये हमारी प्रशासनिक शक्तियां। अब आती है अन्य शक्तियां। तो अन्य शक्तियों के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो देखिए, संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि केवल निर्वाचित सदस्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये दोनों ही जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। केवल जो निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले लेते हैं। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी शक्ति है वह है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन
संबंधी शक्ति। देखिए, जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ और उस समय जिन कानूनों का निर्माण किया गया, हो सकता है समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें कई कानून ऐसे हैं जिनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये संशोधन संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत के आधार पर इनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ज़्यादा जो प्रभावी शक्ति होती है वो लोकसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि वह जनता का लोकप्रिय सदन होता है और वह जनता की इच्छाओं के आधार पर ही संविधान में संशोधन का कार्य करता है। अब आती है हमारे पास चौथी शक्ति, वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखिए, वित्त विधेयक हमेशा संसद के द्वारा पारित किया जाता है और वित्त विधेयक के अंतर्गत लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में वह राज्यसभा के पास जाता है। प्रश्न 1, संसद की प्रशासनिक शक्तियां लिखिए। दूसरा है संसद के द्वारा मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रश्न 3, वित्त विधेयक के बारे में बताइए। तो आपको ये तीनों प्रश्न के आंसर लिखने हैं और आपको इनको याद भी करना है। धन्यवाद।